मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज की थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आज हम लोग इसका सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे और आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो हम लोग अब तीसरी क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सारी अच्छी चीज़ें थी कि बिल की मैच्योरिटी हुई, हमने सबसे पहले बिल क्रिएट किया, बिल क्रिएट करने के बाद एक्सेप्टेंस ली, एक्सेप्ट हो गया, मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी पे पैसे दे दिए, बट अब मैच्योरिटी पे पैसे नहीं मिले। तो ये वाली कंडीशन अब हम लोग समझेंगे इसमें। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि डिसऑनर हो गया, आपकी जो इज्जत थी उसने नहीं की और उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, मैं पैसे नहीं देने वाला। अगर पैसे नहीं देने वाला तो क्या होगा? तो हम लोग आज थोड़ा सा इसकी एंट्री समझ लेते हैं जल्दी से। इस केस में हम लोग जो एंट्रीज होती है ना उनको रिवर्स कर देते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अंजू ने एक बिल लिखा है जो कि एक्सेप्ट किया है मंजू ने, और इस केस में मंजू ने बिल को डिसऑनर कर दिया है, उसने बोला है मैं पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, यहाँ तक तो बात। तो एक चीज हमेशा याद रखना डिसऑनर के केस में कि अगर कोई सा भी केस हो, डेबिट हमेशा हम लोग मंजू को ही करेंगे। मंजू का मतलब ड्रॉई को ही करेंगे। जो ड्रॉअर होता है उसको मतलब उसके हर केस में। अब कौन कौन से केस होते हैं? जैसे मैच्योरिटी तक रखा और मैच्योरिटी के बाद पैसे नहीं दिए उसने, तो इस केस में हम लोग मंजू को डेबिट कर लेंगे और टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बीआर को हमें खत्म करना है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो एंडोर्स कर दिया हमने बिल को, ये देखिए यहाँ पे, तो अगर एंडोर्स कर दिया आपने तो डेबिट तो हम लोग मंजू को ही करेंगे, ड्रॉई को ही करेंगे। टू जिसको भी हमने एंडोर्स किया होगा उसको कर देंगे, यानी कि टू संध्या, संध्या को अगर एंडोर्स करा है। इसके बाद तीसरी कंडीशन हो सकती है कि बिल को हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, अगर डिस्काउंट कराया था तो मंजू को डेबिट करेंगे और टू बैंक कर देंगे। ठीक है ना। और फोर्थ कंडीशन कौन सी है? बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन। अगर अंजू ने बिल सेंड करा है बैंक को कलेक्शन के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? मंजू को डेबिट कर देंगे और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें कोई दिक्कत अगर है प्लीज आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अब हम लोग समझते हैं नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। देखिए, नोटिंग चार्जेस तो बात की बात है, पहले ये समझते हैं कि जब हमारा बिल डिसऑनर हो गया तो अब हम क्या करें। उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो जब हम पैसे लेने पहुंचे उसके पास तो हम फिर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ये पूछेगा कि आपके पास सबूत क्या है कि उसने आपको पैसे देने से मना किया। इस चीज के लिए एक प्रावधान है, आपको उसको नोटरी करानी होगी। किसकी? आपका जो बिल डिसऑनर हुआ है उसकी नोटरी करानी होगी। तो नोटरी कराने के लिए जो चार्ज लगेंगे उन्हें तो बोलेंगे हम लोग नोटिंग चार्जेस। ये किससे कराएंगे हम लोग नोटरी? तो वो उसको बोलते हैं हम लोग नोटरी पब्लिक। ठीक है, उसका काम ही ये होता है कि अगर उसने ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया है तो एक सॉरी उसको एक पूरी प्रोसेस होती है, उसके तहत वो ये चेक करता है कि ड्रॉई ने पैसे देने से मना किया अगर है तो किस तारीख को गए थे, ये सारी चीजें, उसमें अमाउंट क्या था, रीजन क्या था, उसने क्यों मना किया, तो ये सारी चीजें उसमें नोटरी में लिखी जाती हैं और आपके पास एक सबूत हो जाएगा। तो इन सब का जो चार्ज होगा उसको हम लोग नोटिंग चार्जेस बोलेंगे। और ये बॉन्ड कौन करेगा, यानी बियर कौन करेगा? ये वाले खर्चे हमेशा याद रखना, ये वाले खर्चे ड्रॉई को ही देने होंगे। यानी कि ड्रॉअर अपनी बुक्स में जब एंट्री पास करेगा तो वो ड्रॉई के नाम से करेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें नोटरी पब्लिक जो होगा वो कौन कौन सी चीजें चेक करेगा। तो डेट, फैक्ट, रीजन क्या था डिसऑनर होने का। इसके बाद इफ द बिल इज एक्सप्रेसली डिसऑनर्ड, तो रीजन उसका वो ट्रीट करने के लिए डिसऑनरमेंट को, एंड लास्ट में द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। इसमें जनरल एंट्री हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली तो कि व्हेन द ड्रॉअर हिमसेल्फ पे, कोई तो पे करेगा ना जो नोटिंग चार्जेस हैं। तो अगर ड्रॉअर ने खुद ने पे करे हैं तो वो क्या करेगा? ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करेगा, टू कैश कर देगा। क्यों? क्योंकि कैश तो उसी ने दिया है, ड्रॉअर की बुक्स में है। अगर एंडोर्सी ने वो पेमेंट करी है तो हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू एंडोर्सी को क्रेडिट कर देंगे। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। एंड व्हेन द बैंक पे डिस्काउंटेड बिल्स, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर बैंक पे
इवेंट जो सेंट फॉर कलेक्शन वाला अगर केस है तो ड्रॉई टू बैंक, सेम हुई इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। देखिए रिन्यूअल कब कराएंगे हम लोग, तो जो ड्रॉई है अगर वो पैसे देने में अक्षम है, यानी कि वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करेगा, ड्रॉअर के पास जाएगा, उससे एक रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप एक काम करो, जो आपका पुराना मतलब जो बिल है आप एक काम करो उसको कर दो कैंसिल और एक नया बिल बना दो, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको, रिसेंटली पैसे नहीं दे पाऊंगा, 3 महीने और बढ़ा दो बिल को। तो उस केस में क्या होगा कि बिल जो होगा उसको रिन्यू करके उसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर ड्रॉअर तैयार है तो वो उसके टाइम को एक्सटेंड कर देगा। अब देखिए टाइम को एक्सटेंड तो कर देगा, बट इस केस में ड्रॉअर ये कहेगा भाई मुझे तो नुकसान हो जाएगा, तो एक काम कर, मुझे तो ना इतना % का इंटरेस्ट भी देना है इसके साथ साथ। तो इसमें एक नई चीज आ जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट, जो कि एक खर्चा बढ़ जाएगा किसके लिए, ड्रॉई के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो ट्रांजैक्शन होंगी वो ऐसी होंगी, सबसे पहले तो हम लोग अपना पुराना बिल कैंसिल करेंगे, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, पहले हमने BR को डेबिट किया था, कैंसिल करना है तो क्रेडिट कर देंगे, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR। इसके बाद एक नई चीज आ जाएगी इंटरेस्ट, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये ड्रॉअर को इंटरेस्ट जो है वो इनकम हो जाएगी ड्रॉअर की, तो ड्रॉई के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग जो नया बिल देखेंगे, यानी कि जो नया बिल बनाएंगे उसको बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बुक्स ऑफ ड्रॉई भी चेक कर लेते हैं। बुक्स ऑफ ड्रॉई में हम लोग देखते हैं तो बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे और टू ड्रॉअर्स, और इंटरेस्ट देना है क्योंकि इसका खर्चा है ड्रॉई का, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स। एंड इसके बाद नया बिल हम लोग जनरेट करेंगे तो ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नाउ हम लोग देखते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। देखिए रिटायरिंग ऑफ बिल्स क्या होता है। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि भाई हो सकता है ड्रॉई के पास कहीं से पैसा आ गया हो और ड्रॉई ये चाहता हो कि यार मैं ना मैच्योरिटी डेट से पहले ही आपको पेमेंट करना चाहता हूँ, तो इस केस में हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, यानी कि जो ड्रॉअर है और ड्रॉई है वो आपस में बात कर लेंगे। अगर ड्रॉई वो पैसे पहले देना चाहता है तो जो ड्रॉअर होगा वो कहेगा ठीक है भाई पैसे दे दे, लेकिन ड्रॉई को इस केस में दिक्कत हो जाएगी। ड्रॉई कहेगा भाई अगर मैं पहले पैसे दे रहा हूँ सारे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो करो, तो इस केस में ड्रॉअर उसे कुछ डिस्काउंट करेगा। ये जो डिस्काउंट होता है ना, इस डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट ना बोल के रिबेट ऑन बिल्स बोलते हैं, यानी कि जो ड्रॉई है उसको हम लोग एक रिबेट दे रहे हैं एक टाइप की कि भाई ठीक है तू ना ये पैसे मत देना, मुझे इतने रुपए मत देना, 10% 20%, ये तो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। और रिटायरिंग ऑफ बिल यही कहलाता है, यानी कि बिल को रिटायर्ड कर दिया जाता है मैच्योरिटी से पहले ही, ठीक है। एंड जो इसके एवज में उसको जो फायदा मिलता है उसको हम लोग रिबेट ऑन बिल्स बोलेंगे। इसकी एक बार जनरल एंट्रीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कैश मिलेगा जो ड्रॉअर है, देखिए हम लोग अभी ड्रॉअर के केस में चेक कर रहे हैं कि बुक्स में एंट्री क्या होंगी, तो उसको कैश मिलेगा, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और नीचे टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बिल को खत्म करना है तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, लेकिन कैश उसको पूरा नहीं मिलेगा, जितना नहीं मिलेगा वो रिबेट में एंट्री चली जाएगी, रिबेट ऑन बिल्स। अगर हम लोग ड्रॉई की बात करें तो ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होंगी, तो बिल्स पेबल को खत्म करना है तो उसको डेबिट कर देंगे। और कैश ये गलत लिखा है, यहाँ पे कैश को डेबिट नहीं करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको कैश पे करना है उधर। और टू बिल्स ऑन रिबेट ऑन बिल्स, क्योंकि उसको रिबेट का फायदा हो जाएगा तो उसके यहाँ पे ये टू में एंट्री आएगी, क्रेडिट में एंट्री आएगी, टू रिबेट ऑन बिल्स। अब हम लोग अपनी कुछ टेस्ट ले लेते हैं, जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें हमें आ रही हैं नहीं आ रही, और एक टॉपिक और रह जाएगा एकोमोडेशन ऑफ बिल। तो सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट्स, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो उसके एक्ट में ही लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्ट कौन सा है, 1881, ये भी याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द, बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है, सेलर के द्वारा, किस पे, बायर पे, तो क्रेडिटर के द्वारा, डेटर पे, मेकर के द्वारा, या ड्रॉअर के द्वारा, ड्रॉई पे, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं अ प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय द परचेजर, जो परचेज करता है वही तो लिखता है, और सेलर यानी कि यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि हम लोग ड्रॉन बाय यहाँ पे डेटर लिख सकते हैं और इन फेवर ऑफ हिज
क्रेडिटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर डैश पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 2 पार्टीज इन द प्रोमिसरी नोट। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉअर एंड डैश कैन बी द सेम पर्सन। देखिए ड्रॉअर एंड पेई, ड्रॉअर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉअर एंड ड्रॉई कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कैन नॉट बी है, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि कैन बी तो यहाँ पे हम लोग पेई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया लैंग्वेज इज कॉल्ड हुंडी। हमने पहले ही सबसे पहली क्लास में ये पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग हुंडी बोलते हैं। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डेज ऑफ ग्रेस। तो 3 days ऑफ ग्रेस आर एडेड इन टर्म्स ऑफ द बिल टू कैलकुलेट द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आपको भी आ गए होंगे आई होप। और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं जल्दी से, दैट इज विच इज कॉल्ड एक्मोडेशन ऑफ बिल। देखिए एक्मोडेशन का मतलब होता है मदद करना। तो होता क्या है, नॉर्मली जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है वो ड्रॉन जो किए जाते हैं वो फाइनेंस की एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो होती है उसके लिए किए जाते हैं। यानी कि माल बेचा, उसने पैसे नहीं दिए, 3 महीने की टाइम लिया, 3 महीने बाद पैसे दिए, तो ये सारी चीजें होती हैं नॉर्मली। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन होती है उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। लेकिन किसी की मदद करने के लिए, अब मदद कैसे की जाएगी इसमें, तो देखिए हुआ क्या कि एक व्यक्ति था जिसे पैसों की जरूरत हुई, उसने एक बिल को ड्रॉ किया, एक बिल लिखा, अंकित था, उसने माल खरीदा ही नहीं और एक बिल लिख दिया किसी दूसरे व्यक्ति पे, अमर पे सपोज कीजिए, और अमर ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन ना तो अमर ने माल खरीदा है ना अंकित ने माल बेचा है। और हुआ क्या कि पैसों की जरूरत पड़ी तो अंकित बैंक गया, बैंक में उसने पैसे दिए और बिल दिया बैंक को, और उसको उस बिल के एवज में पैसे मिल गए डिस्काउंट पे। तो इस केस में देखिए ना तो माल बिका है ना खरीदा है, लेकिन फिर भी आपको पैसे मिल गए। तो यही मदद एक दूसरे को करने के लिए जो व्यापारी बिल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं एक्मोडेशन ऑफ बिल्स। होगा क्या आगे कि एक पर्टिकुलर डेट होगी, डेट पे बैंक अमर के पास जाएगा, अमर उसको पैसे दे देगा। तो ये एक मदद हो गई यहाँ पे। तो बस इसी चीज़ को हम लोग एक्मोडेशन ऑफ बिल्स बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें आप पूछ सकते हो। आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके MCQ लाऊंगा आपके लिए, एक क्लास में पूरे MCQ करा दूंगा जिसमें आपकी थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल्स भी होंगे और सारी चीज़ें होंगी। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी, धन्यवाद।